Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. ऋषि जी, जब कलकत्ता जाने की तैयारी होने लगी तो उस वक्त तक अली अकबर खान साहब कलकत्ता पहुंच गए थे। तो दादा ने मेरे को उनका एड्रेस और सब दिया, कुछ गिफ्ट्स वगैरह दी कि भाई तू हर शनिवार को जो है ज़रूर उस्ताद के पास जाना, और कोई ज़रूरत हो उनको, कुछ भी हो। तो हम तो हमारे उस्ताद भी गिनते थे उनको। जी जी जी। तो जब कलकत्ता पहुंचा और पहले शनिवार को मैंने फ़ोन किया तो अली अकबर खान साहब बोले कि अरे तुम कब आए यहाँ पर? मैंने कहा कि अब मैं यहीं पे रहूँगा और मैं भी शाम को मिलने आ जाऊँ, फ़ौरन आ जाओ। तुम गए और जो कुछ गिफ्ट वगैरह दादा ने दी थी, और फिर बोले कि ये सब क्या है? बोले कि आज मेरा प्रोग्राम है, चलो। गाड़ी में बैठे गए, उनका प्रोग्राम हुआ, खाना पीना हुआ और उन्होंने घर ला के छोड़ दिया। बोले शनिवार को आ जाया करो। तो मैंने कहा देखो उस्ताद, ये खाना पीना की बात तो ठीक है, लेकिन ये सब इतनी देर तक सुनने की मेरे में क्षमता नहीं है। तो ये जो है कि नहीं कि कोई रोज प्रोग्राम थोड़ी होते हैं पागल, लेकिन थोड़ा सुना करो, आज तुमको भी कुछ तो सीखो। मैंने कहा मेरे बस का नहीं। तो बोले ठीक है आते रहो। तो उस वक्त मैं 1.5 साल कलकत्ता रहा। ये बात है 1954 से लेकर 1955 और उससे से। अब अपने मेन विषय पे आते हैं कि एक दिन रेडियो खोला मैंने तो कलकत्ते में। हाँ, तो एक वाद्य बज रहा था जी, ध्वनि बड़ी मधुर लगी। तो उस पर रविंद्र संगीत का कोई गाना बज रहा था। हम सुनते रहे कि ये क्या बाजा बज रहा है ये। तो उसके बाद अनाउंसमेंट हुआ कि शुजित नाथ इलेक्ट्रिक गिटार पर रविंद्र संगीत बजा रहा है। तो इट वॉज ए इलेक्ट्रिक गिटार, नॉट ए नॉर्मल गिटार, बट साउंड बड़ा अच्छा लगा। तो एक दिमाग में वो थोड़ा सा एक जो हो। फिर हमारी जो 2 बहनें रहती थी कलकत्ता, उसी बहन की लड़की, उसने भी थोड़ा सा ये इलेक्ट्रिक गिटार सीखना शुरू किया। तो मैंने वहाँ पर वो इंस्ट्रूमेंट देखा कि ये इस तरह से बजता है। तो मैंने एक दिन ऐसे ही जरा सा, तो मुझे तो बड़ा आसान लगा कि चाहे जो बजा सकता हूँ मैं तो। पर लेकिन वो बात वहीं तक ख़त्म हो गई। फिर करीब 1.5 साल बाद मेरे ब्रदर इन लॉ बोले कि भाई अब तुमको निश्चय करना है कि तुम नौकरी करना चाहते हो, तो ये लोग बहुत खुश हैं तुमसे और तुम बिरला ब्रदर्स ज्वाइन कर लो, और अपने काम के अंदर तुम जाना चाहते हो तो तुम ऐसे देख लो। तो मैंने कहा कि इतना बड़े डिसीजन को तो मुझे पिताजी से राय लेकर ही करना पड़ेगी। तो मैं जोधपुर आया वापस। मैंने पिताजी से कहा कि भाई जीजा जी अब ये बोल रहे हैं कि या तो अब तुम यहाँ ज्वाइन कर लो, और वैसे अगर अपने घर के काम में कहीं जाना चाहो तो अब थोड़ा तुमको ज्ञान हो ही गया है तो जाकर वो संभालो। तो पिताजी बोले कि तुमको सही राय दूं। मैंने कहा आप तो सही राय देंगे कि एज ए इंडिविजुअल तुम्हारे लिए बिरला ब्रदर्स ज्वाइन करना बहुत अच्छा है, तुम बहुत तरक्की करोगे और तुम बहुत सुखी रहोगे। लेकिन अगर परिवार के हिसाब से सोचो तो तुम एक ही जने बाहर कहीं जा रहे हो, अपने किसी काम पर कोई जना कोई नहीं जाता, तो उसमें हो सकता है कि तुम इतने ऊंचे नहीं पहुंचो, लेकिन परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं परिवार के लिए कार्य करना चाहता हूँ, कुछ न कुछ मेरा जो करना है वो मैं कर लूँगा। तो बोले कहाँ जाना चाहोगे? अपने अहमदाबाद में काम है, इंदौर में काम है, निज़ामाबाद में, धर्माबाद में, उधर ऑयल का जो काम था जहाँ चलता था। एक जगह पर आरवी के पास के अंदर जो है इंजीनियरिंग यूनिट था। तो मुझे लगा कि अहमदाबाद ही सबसे नज़दीक है और यहाँ कपड़े का काम है वो। तो मैंने कहा कि मैं अहमदाबाद चला जाता हूँ। तो बोले कि आज उधर खबर कर देते हैं कि तुम कब जाओगे तुम? मैंने कहा मैं तो रात की ट्रेन से ही रवाना हो जाता हूँ। दोपहर को मैंने धोती पहनना सीखी और रात की ट्रेन से रवाना होकर अहमदाबाद आ गया। अहमदाबाद आया और यहाँ का कार्यशैली 2 दिन देखी। तो इसके अंदर तो हमको दोपहर को 1 बजे से लेकर जो है रात के 8 साढ़े 8 बज जाते थे। मैंने कहा भाई अब कुछ यहाँ पर गेम्स वेम्स खेलें,
किसी चीज़ का कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने कहा रात को लाइटेड कोर्ट कोई है क्या, स्कॉच कोर्ट यहाँ पर। तो पता लगा कि आर्मी कैंटोनमेंट एरिया में वहाँ पर कोर्ट है। तो हम गाड़ी लेके उधर पहुँच गए। वहाँ पर कोर्ट के बाहर उदयन भाई से मुलाकात हुई। उदयन चिनू भाई। उदयन चिनू भाई से। हाँ जी। बोले कि भाई कैसे। मैंने कहा कि मैं तो स्क्वॉश खेलना चाहता हूँ, पता लगा यहाँ ये कोर्ट है। कि अच्छा तुमको खेलना आता है? बोले चलो हम खेले। मैं बहुत अच्छा खेलता था स्क्वॉश। अच्छा। तो उदयन भाई बोले कि आप तो रोज आओ। तो इतने में वो आर्मी के ब्रिगेडियर थे, वो भी आए हुए थे। तो उदयन भाई बोले कि आप भी खेलो इसके साथ, बहुत अच्छा खेलता है। तो जब वो भी खेले तो बोले कि नहीं आप तो रोज आओ, हम लोगों को बहुत आनंद रहेगा। मैं 8-10 दिन तो गया। फिर मैंने बोला कि भाई मेरे को आप क्लब का मेंबर बनाओ, क्योंकि ऐसे आना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उन लोगों ने मिलकर और मेरे को जिमखाना का मेंबर बनाया। तो मेरे पहले मित्र अहमदाबाद में उदयन चिनू भाई। पर फिर 1 महीने में मैं पूरा बोर हो गया, क्योंकि ठीक है स्क्वॉश खेल लो, बिजनेस करो, लेकिन मेरे को तो इतनी आदत, इतना एक्टिव रहा हुआ कि करना क्या। तो ट्रेन पकड़ के बॉम्बे, हमारी सिस्टर लीला बॉम्बे आ गई थी। पहुँचे, मैंने कहा लीला बहुत बोर हो गए हैं। कि क्या हुआ? मैंने कहा कि दिन भर काम करते हैं, खेल लो शाम को, वहाँ पर वो जो उनका आर्मी वालों का स्विमिंग पूल है, स्विमिंग कर लो, लेकिन ऐसे मज़ा नहीं आ रहा कुछ ऐसी सोहबत भी नहीं है। तो लीला बोली कि फिर क्या करें? मैंने कहा चलो अभी घूमने चलते हैं। तो हम लोग गाड़ी लेकर निकले, गेटवे ऑफ इंडिया पे गाड़ी रोकी और थोड़ा पैदल रवाना हुआ। तो काला घोड़ा के पास ही एक संगीत की दुकान है, शायद अभी भी है कि नहीं मुझे पता नहीं, पहले तो थी। तो वहाँ एक गिटार लटक रहा था, उस पर लिखा हुआ था गिटार। तो पहली बार मैंने एक गिटार को तभी देखा। तो उस पर वो गिटार शब्द लिखा हुआ था, तो वो मेरे इलेक्ट्रिक, मैंने कहा कि वो तो इलेक्ट्रिकल थे, ये असली वाद्य तो ये लगता है। तो अचानक मन में जिज्ञासा हुई और उत्सुकता भी हुई। तो मैंने लीला से कहा कि ज़रा दुकान में अंदर चले। तो बोले यहाँ क्या करेगा तुम? मैंने कहा चलो तो सही। अंदर गए। मैंने जो दुकानदार था उनसे कहा कि भाई ये जो बाहर लटक रहा है तुम 250 रुपये में मेरे को दे सकते हो क्या? तो उसने बोला कि साहब वो तो ठीक है, लेकिन 250 रुपये ही क्यों? मैंने कहा मेरी जेब में इतने रुपए हैं, अभी पागलपन आया है कि ये खरीद लूँ। ना मुझे इस साज के बारे में कुछ मालूम है, न मैं कुछ जानता हूँ। तो बोले कि ये तो 350 रुपये का है, हॉफनर गिटार है सर ये। और उस टाइम के आप 1950 के 350 रुपये तो आप सोच लीजिए कितने होते हैं। तो मैंने कहा भाई ठीक है, हमारे पैसे बचे। तो मैं निकलने लगा तो उन्होंने कहा वो ठहरिए, हम अपने मालिक से मिल के आते हैं। वो अंदर जाकर और उन्होंने जो है कुछ बातचीत की होगी, बाहर आके बोले कि ठीक है हम आपको ये गिटार दे देंगे। तो मैंने बोला कि भाई इसको बजाते कैसे हैं? तो बोले कि आपको कुछ आता नहीं है तो आप ये खरीद क्यों रहे हो? मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन इसको किस चीज़ से बजाते हैं वो तो दो मेरे को। तो उन्होंने एक थंब पिक, 2 फिंगर पिक्स और एक स्टील का बार दिया कि ये इससे बजता है। वो एक्चुअली हवाइन स्टाइल के अंदर करके ही उसका नट रेज करके ही वो गिटार वहाँ पे लगा हुआ था। अच्छा। तो मैंने कहा कोई किताब भी तो दो जिससे कि कैसे इसकी शुरुआत करते हैं। वो बोले कि आप तो उंगली पकड़ते पकड़ते पहुँचा पकड़ रहे हो, इस तरह की बात कर रहे हो, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि ठीक है। उन्होंने एक किताब भी दे दी। तो मेरी बहन बोलती रही कि क्या पागलपन है, तुम पैसे लुटा रहे हो बिना मतलब, कोई इसका करोगे क्या? मैंने कहा ठीक है, कुछ न कुछ तो बैठे बैठे करेंगे। वहाँ ले आए, दूसरे दिन रवाना होकर हम अहमदाबाद आ गए। अहमदाबाद आके थोड़ा सा तो उस किताब में से पढ़ा और उसके बाद मेरे को मिलाने में कोई तकलीफ नहीं हुई। और फिर उसके ऊपर जैसे जो मेरे मन में आता, मेरा हाथ अपने आप वहीं पड़ता था। तो मैं 2-3 दिन के अंदर उस पर धुनें बजाने लग गया। अब वो थोड़ा सा ऐसे मिला हुआ हो या कुछ है, लेकिन मैं तो वो एक स्ट्रिंग के ऊपर बजाता था और उसके ऊपर वो धुन बजा लेता था मैं तो। जैसे कि आज ये रावण हत्था होता है ना, और जो वो सीखते हैं वो बजाते हैं, तो उस तरह से मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है। उसको किताब को पढ़कर कि प सा ग प इस तरह से हवाइन सिस्टम में मिलाया जाता है। तो जो है वो हमारे वहाँ पर ऑफिस के ऊपर वो रात को भजन गाया करते थे जो काम करते थे वो। तो उनका हारमोनियम लेके उसमें लिखा हुआ था कि ये इस की से इस तार को मिलाओ, इस की से इस तार को मिलाओ। तो उसको मैं बोलता उंगली रख के ये बजा,
और उससे उस तार को मिलाया, तो इस तरह से जो सी के स्केल के अंदर वो गिटार जो है वो मिल गया, और जो बजाने लगे तो वो बहुत अच्छा साउंड करने लगा। मैंने कहा भाई ये तो बहुत मज़ा आ गया, इसको तो अपने 15 दिन के अंदर तो हम उसके ऊपर फिल्मी गाने बजाने लग गए। तो कहा कि इसको तो ले चलें जोधपुर। बैठे ट्रेन में रवाना हुए, तो जब पिताजी ने ये डब्बा देखा साथ में, तो बोले कि आपके क्या नई खुराफात, क्या लाए हो? क्या लाए हो? तो मैंने कहा कि ये तो आपको बताते हैं अभी, चलिए। अंदर कमरे में गए, हमने खोल के गिटार निकाला। बोले कि ये क्या है? उन्होंने भी पहले कभी नहीं देखा था। मैंने कहा ये गिटार है और एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, कि इसका क्या करते हो तुम? मैंने थोड़ा सा, ये तो विचित्र बीन की तरह से तुम बजा रहे हो इसको। मैंने कहा हाँ, वो कुछ मैंने तो कभी विचित्र बीना देखी नहीं थी, ऐसे ही। फिर वो गाने सुनते रहे, फिर बोले कि ये तो ठीक है, पर तुम क्या ये बजाने के लिए सीख रहे हो क्या? तो मैंने बोला कि इसमें क्या खराबी है? खराबी क्या है? मैं अगर ये बजा रहा हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है कान को। बोले कि कुछ तो घर का ख्याल करो। आज इस घर के अंदर हमने, तुम्हारे दादा ने, क्योंकि मेरे पिताजी के इनायत खान साहब तो ट्यूटर थे जब वो कलकत्ता थे, जो अच्छा लाहौर में विष्णु दिगंबर जी के पास थोड़े से समय रहे थे। और घर में जो वातावरण में, और एक ये कि भाई अपना भारतीय संस्कृति की चीज़ होनी चाहिए, तुमको सीखना है, सितार सीखो, सरोद सीखो। अली अकबर से बोल देता हूँ, वो तेरे को सिखाएगा। रविशंकर को बोल देता हूँ, वो तुमको सितार सिखाएगा। नहीं तो विलायत को कह देता हूँ, तुम ये भूत तो अपने दिमाग पे से उतारो। तो उसमें मेरे एकदम जिद चढ़ गई। मैंने कहा नहीं, मैं तो बजाऊंगा तो यही बजाऊंगा, आखिर आपको इससे ऑब्जेक्शन क्या है? तो बोले कि अच्छा ठीक है, तुम यही बजाना चाहते हो तो तुम इस पे शास्त्रीय संगीत बजा सकते हो। मैंने कहा बजा अभी तो नहीं सकता, लेकिन क्यों नहीं बजाऊंगा? तो बोले ठीक है, तुम यही बजाओ, लेकिन एक शर्त है कि तुम इस पे शास्त्रीय संगीत के अलावा कुछ कभी नहीं बजाओगे। प्रतिज्ञा लेवाती है। तो हमने भी जोश में बोल दिया ठीक है, हम इसके ऊपर शास्त्रीय संगीत के अलावा कभी कुछ नहीं बजाएंगे। और उसी दिन रात को वापस अहमदाबाद रवाना। अब सौभाग्यवश 3 दिन बाद ही अली अकबर खान साहब का यहाँ प्रोग्राम था अहमदाबाद में, तो वो मेरे पास ही रुकते थे। जी जी। तो हम तो उनको लेने स्टेशन भी पहुँच गए और लेकर आए। तो उस्ताद बोले क्या बात है, अब कि तो तू स्टेशन भी आ गया। और तो मैंने बोला कि उस्ताद अब कि मैं बहुत चक्कर में पड़ गया हूँ। मैं बाबा बोलता था उनको। हाँ, परेशानी में। मैंने कहा बाबा बहुत परेशानी में हूँ, ये क्या हुआ? मैंने कहा कि मैं एक बाजा उठा के ले आया। तो बोले कौन सा बाजा है? तो मैंने निकाला, बोले ये तो गिटार है। और बाबा साहब को ये सुनाया, तो उन्होंने अब ये शर्त रखी है कि मैं इस पर क्लासिकल म्यूज़िक ही बजाऊंगा। अब मेरे को तो कुछ आता नहीं है, तो अब आपको सिखाना पड़ेगा। तो बोले कि भाई तू सरोद सीखना शुरू कर दे, तेरे को सरोद सिखाऊं, लेकिन मैं तो इस वाद्य के बारे में कुछ नहीं जानता। तो मैंने कहा खैर कोई बात नहीं, वो तो मैं करूँगा, तो आप मेरे को संगीत तो सिखाओ कि होता क्या है ये शास्त्रीय संगीत। हाँ। मतलब किसको शास्त्रीय किसको कहते हैं और इसको किसको कहते हैं, ये हमको मतलब फर्क तो समझाइए। और ये संगीत बजाने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो वो मेरे समझ में आ गई। तब वो बोलने लगे कि ठीक है, अभी तुम क्या करते हो बताओ। हमने मिलाया और थोड़ा सा जो बजाया, तो यही जैसे नारायण रविदास का मैंने बोला ना, थोड़ा सा देश जैसा बजाया, थोड़ा सा ये। तो बोले कि अच्छा अरे ये तो तुमने ये राग में बजाया। मैंने कहा कि ये राग है क्या, हमको तो ये धुन आती है। तो बाबा बोले कि ठीक है, तेरा कान तो अच्छा है। तब उन्होंने थोड़ा से सारे ग म प ध नि सा कैसे बजाना, थोड़े पलटे, थोड़ा ये। बोले कि देखो मैंने बर्बाद फिराने वाला हूँ, तुम इनके ऊपर कस के मेहनत करो। तो जब उन्होंने वो स्लाइडिंग इफेक्ट देखा तो बोले कि देखो स्ट्रोक एक ही लगाना है, तुमको ये स्लाइड में ही बजाना है, एक स्ट्रोक के अंदर एक सप्तक। तो वो स्लाइड में ही जो शुरू में उनका जो पहला मंत्र जो था, वो सबसे गिटार वाद्य को ऊपर लाने में सबसे अनूठा मंत्र हो गया। तो एक बात उस्ताद ने और बोली कि देखो ऐसे तो कौन तुमको सिखाएगा, तो तुम सुनो खूब। मैंने कहा मैं तो ये, वो बोले कि तुमने ये जो बजाया, तो मैं गा के सुनाने लगा उनको।
परुस्कर जी की, ओंकार नाथ जी की, और वो मैंने कहा ये गाना आता है, ये गाना आता है, मितवा बालमवा, तुमने वो भी सुना दिया उनको। तो बोले कि अरे तेरे को तो तेरा गला तो बहुत अच्छा, तू गाना क्यों नहीं सीखता है? मैंने कहा कि मेरे गाना वाना नहीं सीखना। तो बोले कि तुम सुनो, और जैसे तेरे को तो फौरन याद हो जाता है, तो तू जो बाकी की जितनी रिकॉर्ड्स है उनके गाने भी याद कर ले, और फिर ऊपर पढ़ लिया कर ये क्या है। अब तू ये जो है गाना याद करे तो ऊपर पढ़ ये क्या राग है वो याद कर ले, तू तेरे दूसरे में माथा मत लगा। तो मैं फिर बॉम्बे गया और रिदम हाउस जाकर जितनी रिकॉर्ड्स थी अवेलेबल, क्लासिकल म्यूजिक सब खरीद ली, और एक प्लेयर लाया जिसमें 8 रिकॉर्ड एक साथ लगती थी, और फिर वो उलट के फिर वापस हो जाती थी। तो रात को रियाज करके सोने से पहले मैं कोई भी 8 रिकॉर्ड्स लगा देता, और 2 घंटा वो अनकॉन्शियसली। तो आप ये देखिए कि उस वक्त जितनी निकली हुई थी वो सब बंदिशें मुझे याद हो गई, और उस बंदिश से मैं आइडेंटिफाई करता था कि ये राग। अब जैसे ये बैठा है लड़का, ये गाए, तो मैं ये ध्यान करता ये किस बंदिश से मिलता है, और मुझे सरगम वर्गम कुछ नहीं आती थी, और न ये समझ में आता था कि इस राग में ये लगता है, इसका आरोह ये, इसका अवरोह ये। इस बीच में वो जो है पिताजी ने साथ में ये भी बोला था मेरे को जब रवाना हुए कि तुम तो बहुत जल्दी सब कुछ कर लेते हो, तो साल भर बाद वो जो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर तुमको 15-20 मिनट बजाना है। जब दूसरी बार अलीक बर खान साहब आए तब मैंने बोला कि ये तो है, लेकिन मेरे को कॉन्फ्रेंस में ही बजाना है। बोले कि तू कर क्या रहा है, तू क्या क्या चीज़ की हाँ भरता है, ये कैसे संभव होगा। तो उन्होंने, मैंने कहा कि अब करना तो पड़ेगा। तो उन्होंने साहब मेरे को देश का थोड़ा सा, क्योंकि मेरा बड़ा प्रिय राग था और उस वक्त कई रिकॉर्डिंग्स के अंदर भी जो वो था, और एक गत सिखा दी, और बोले कि बस तुम ये गत तुम्हारे दिमाग में से कभी नहीं निकलनी चाहिए, तुम कुछ भी बजाते जाओ, लेकिन तुमको ये साइकिल याद रखना है कि तुमको यहाँ पे आना है। तो मैंने बोला कि ये ताल वाल बोलते हैं, ये क्या होती है? कि नहीं, कि तुम तो सिर्फ ये याद रखो, एक मात्रा, कि ये जो तुम्हारा कॉम्पोजिशन है ये निरंतर तुम्हारे दिमाग में चलता रहना चाहिए, और तुम इसके अंदर इसका अंतरा बजाओ, तुम इसमें कुछ भी बजाओ, लेकिन वो एक मात्रा पे आना चाहिए, सर्कल टूटना नहीं चाहिए बस। तो तुम्हारा सर्कल जो है वो एक आवर्ती का सर्कल चलता रहेगा, और एक मात्रा बस, तुम्हारे लिए 2 मात्रा नहीं, 1.5 नहीं, 1.25 नहीं, कुछ नहीं, एक मात्रा, ठीक है। उन्होंने वो सिखाया। अब मजे की चीज़ देखिए कि उसके 8 दिन बाद ही किशन महाराज यहाँ आ गए, तो वो भी मेरे पास ही रुके थे। तो फिर मैंने कहा महाराज जी, वो भी बचपन से जोधपुर वगैरह तो खूब आए थे, वो तो छोटे भाई जैसे ही, तो रात को उनकी खिदमत कर रहे थे। उनका कैसा है, तो बोले लाओ बैठो, तबला लेके बैठे और मैं बजाने लगा। तो मैंने वो गत बजाई, उन्होंने ठेका शुरू किया, तो मैं कुछ और बजाऊं, फिर सब पे आ जाऊं, फिर और बजाऊं सब। तो बोले कि तेरी लय तो बहुत अच्छी है, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा कि मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ ये तो बताओ मेरे को, मुझे ये मालूम नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ। तब उन्होंने मेरे को कि देखो, जैसे कि एक मात्रा, ये इसका इस तरह से विभाजन, तुमको किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, तुमको यहाँ मुखड़ा पकड़ना है या ये जो चीज़ करना है। तो उन्होंने फिर मेरे को एक पूरी कॉपी में अलग अलग ताले, अलग अलग ये और जो लिख के दिया, और फिर वो यहाँ पर 5-6 दिन रहे, तो रोज मेरे साथ 3-4 घंटा बिताया। वो ठेका लगाते और बोलते अच्छा अब तुम इस तरह से करो, अब तुम इस तरह से करो। मैं जीवन पर्यंत ये बात हमेशा पहले भी मैंने कही और कहता हूँ कि मेरे ताल के गुरु किशन महाराज जी, मेरे स्वर के गुरु अली अकबर खान साहब, क्योंकि जीवन में किसी से भी कुछ भी सीखो। हाँ जी, जैसे अपने यहाँ पर तो इतना बड़ा उदाहरण है कि दत्तात्रेय ने एक चींटी को भी अपना गुरु बना लिया। कि एक गुरु, क्या बात है। तो अपना कंसेप्ट जो है कि भाई बीच में शास्त्रीय संगीत के अंदर या दूसरी चीज़ों में ये चीज़ आ जाती है कि भाई देखो, दूसरे का मत सुनो, दूसरे की किसी बात पे ध्यान मत दो, बस एकाग्रता जो हम बता रहे हैं, जो चीज़ है वही सही है। उसमें कुछ हद तक एक ये चीज़ बराबर है कि भाई शुरुआत करते हैं, अपना ध्यान नहीं बंटना चाहिए, लेकिन आगे मैं बताऊंगा कि हमारे गुरु ने हमारा मार्गदर्शन कैसे किया। अब मैं आ जाता हूँ कि जब हम हमारे पहले कार्यक्रम पर
जी जी, फर्स्ट पहुंचे। स्पॉन्सर। उस बीच में एक घटना हुई कि मैं जब जोधपुर पहुंचा तो हमारे भाई साहब ने बोला कि अरे भाई, अब के तो एक लड़का यहाँ आया और वो एक वाद्य बजाता है, उसको बोलते हैं संतूर। तो उस वक्त ये रेडियो की चेन बुकिंग होती थी ना, हाँ तो उसके अंदर किशोरी अमोनकर की और शिव कुमार शर्मा की, जो जम्मू रेडियो से बजाते थे, जी, तो उस वक्त उनको तो कोई ऑडिशन की जरूरत नहीं थी, जम्मू कश्मीर वालों को तो। और वो जो है आए और शिव दोनों हमारे घर पे ही ठहरे थे। अच्छा, तो और दादा ने वो फोटोएं बताई जिस साथ हम घूमने गए थे, और उसके कि वो लड़का बड़ा अच्छा, बड़ा होनहार और समझदार, और वो वाद्य में बड़ी अजीब मतलब रंगत है, हालांकि क्रोमेटिक स्केल का बाजा है, लेकिन बहुत अच्छा। तो इस तरह से शिव मेरे घर पर रहा 7 दिन, और जो ये हमारी मुलाकात से पहले। क्या बात है, पहले अपने घर से मुलाकात की, बाद में आपसे। हाँ, मतलब ये एक संयोग की बता रहा हाँ जी, हूँ। हाँ तो अब जी। जयपुर के अंदर हम पहुंचे, अब भाई साहब खूब हंसे, देखें कि ये क्या करता है, कैसे बजाएगा ये। मैं कहा ठीक है। हम स्टेज पे बैठे, और जब ग्रीन रूम में बैठे थे तो मिला के उस वक्त तक चिकारी नहीं बनी थी, तो ग्रीन रूम के अंदर वो बोले कि भाई क्या ताल में बजाएंगे। मैंने कहा 3 ताल के अंदर। तो बोलिए कि हाँ ज़रा सा देख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप देख लीजिए। मैंने गत शुरू करी, फिर बोले कि आप इशारा कर दीजिएगा तो उस वक्त मैं बीच में बजाऊंगा। मैंने कहा नहीं, आप बजाते रहिए। तो वो मेरी तरफ देखने लगे। अब मैं भी बेवकूफ़ की तरह से मैंने ये बोल दिया कि बजाते रहिए। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे तो दिमाग में ठेका चलता था, बराबर। मैं तो इस ठेके के से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो जब हम जाके स्टेज पे बैठे तो सामने ओंकारनाथ जी, बृहस्पति जी, देवधर जी, रानाडे साहब, विनायक राव जी, वो टीचर्स हाँ जी, कैसे म्यूजिक टीचिंग करना है, जी 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 पिताजी ने उसकी कॉन्फ्रेंस रखी थी। जी जी, तो हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई बैठो सामने। हाँ जी, तो मैंने 15-20 मिनट बजाया। तो ओंकारनाथ जी पिताजी से पूछने लगे ये लड़का कौन है। हाँ तो पिताजी ने कहा कि ये तो मेरा ही बेटा है। बोले कि तभी ये इस तरह का दुस्साहस कर सकता है, वरना ये साहस के ऊपर इसके लड़के के हाथ में अद्भुत स्वर है। तो वो स्टेज पर आए और आके आशीर्वाद देके बोले कि बेटा इसे कभी छोड़ना मत, तुम्हारे में एक नेचुरल स्वर है। हाँ, वो उसकी अनुभूति जब मैंने ओंकारनाथ जी का गाना सुना, तब आज मैं ये जानता हूँ कि ये किसी में वो चीज़ होती है और किसी में नहीं होती, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ऋषि। नहीं है, लेकिन वहाँ पर जब ये इतनी तारीफ हुई, तब मुझे लगा कि मुझे बहुत मेहनत करनी चाहिए। जी तो ये आकर मैंने और सुनना खूब, और रोज़ 18 से 20 घंटा रियाज करना। तो उस वक्त जो है मुझे अचानक ये महसूस हुआ कि ये जो पीछे की स्ट्रिंग्स हैं ये बहुत डिस्टर्ब करती थी। तो जोधपुर गया मैं, और उस वक्त सीताराम शर्मा जो बड़े अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे, अलाउद्दीन खान साहब का सरोद वगैरह सब उन्होंने ही, रवि जी के सितार की जवारी भी नौदू भट्ट के पहले वही किया करते थे। अच्छा, तो मैंने कहा कि शर्मा जी मेरे को इसमें थोड़ा परिवर्तन चाहिए। ये चिकारी किसी तरह, और इसमें ये जैसे सितार में जोड़ के तार होते हैं, मैं ये 3 तार में ही सारा बजा लूँगा, मेरे को ये 3 तारों का अरेंजमेंट इस तरह से कर दो। तो सीताराम जी बोले कि ठीक है, गिटार को मेरे पास छोड़ दो, रात भर सुबह आके ले जाना। वो 2-3 घंटा उन्होंने सोचा, और रात में ही उन्होंने चिकारी तैयार करके उसमें लगा दी। और जो कि आप इसमें इस तरह से ये तार लगा लो। तो उसमें फिर मैंने ब्रास के जो तार्स हैं और ये, और बजाने का अपना 3 तारों के ऊपर ही कर दिया। तो 3 तारों में 3 ऑक्टेव बज जाते हैं, ओ बहुत है। और मेन स्ट्रिंग एक ही, जिससे कि 2 सप्तक एक ही स्ट्रोक में बज सके। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे कि जो अलापचारी का जो पोर्शन है, हाँ, उसमें ब्रेक नहीं होता, नहीं आता है। हाँ, तार बदलने से जो ब्रेक आता है वो ब्रेक नहीं आता, ब्रेक नहीं आएगा, कंटिन्यूटी रहती है साउंड की, कंटिन्यूटी जो रहती है वो जो हो जाए। और मैंने बहुत मेहनत की। उस वक्त तक मैं पिक से, थम पिक से बजाता था जी। तो ये चिकारी लगाने के बाद ये
सीधा झाला बजाने का जो है वो सरोद का मैंने देख के उस्ताद ने बोला कि इस तरह से बजाओ। जी जी। और वो शुरू किया। एक दिन मैं घर पे बैठा बजा रहा था और अचानक मणिराम जी घर पे पधार गए। कमरे में आके देखे और मैं जो बज रहा था तो वो बैठ गए। मेरा ध्यान वो आए हैं उस तरफ नहीं गया, क्योंकि मैं जो बजाता था तो नॉर्मली पूरा तल्लीन रहता था। मैं बजा रहा था, आँख खुली, मैंने कहा अरे मणिराम जी आप कब आए। ये मैं बता दूं कि मणिराम जी के परिवार से संबंध हमारे परिवार के साथ बहुत पुराना। अच्छा। मेरे बुआ के जो लड़के थे, मेरे बड़े भाई, मेरे से उम्र में बहुत बड़े, उनकी शादी में इनके पिताजी मोतीराम जी और ज्योतिराम जी का गाना रखा हुआ था। तो तब से मेरे पिताजी को उस वक्त जसराज तो मेरे ख्याल में 2-3 साल का रहा होगा। अच्छा अच्छा। तब की बात। तो मणिराम जी बोले कि आप बजाते जाओ, बहुत अच्छा लग रहा है बुला जी, ये तो मजा आ रहा है। मेरा पेट नेम बुला है। अच्छा। फिर बोले कि आज रात को मेरा प्रोग्राम है सानंद के अंदर और आप चलो। बापू साहब जो हैं वीणा जो बजाते थे वो बहुत खुश हो जाएंगे ये सुनकर। तो मैंने कहा ठीक है चलिए, और मैं गया। अब मज़े की चीज़ देखिए कि अब उस समय भी जो मैंने अटेम्प्ट किया उनके सामने बजाने का, वो मैंने मारवा बजाया। वाह क्या बात है। शाम का वक्त था और जो है तो वो सुनने के बाद सानंद बापू एकदम उठे, गले लगा लिया और बोले कि अब इस साज के आने के बाद वीणा की कोई ज़रूरत नहीं रही। ये साज के अंदर जो तुमने आलापचारी जो की है ऐसी बीन पे कभी नहीं हो सकती। और क्या टोन है इसका, क्लीन टोन। तो बेटा मेरा इतना आशीर्वाद और तुम इस पे लगे रहो। तब मणिराम जी ने मेरे को बोला कि आप सर्दियों में तो कलकत्ता आओगे ही, तो मैं आपका प्रोग्राम अरेंज करूँगा। और उस समय कलकत्ता रहते थे मणिराम जी? मणिराम जी कलकत्ता रहते थे। अच्छा अच्छा। मेरे ख्याल में काली कृष्णा टैगोर स्ट्रीट। उस्ताद भी उनसे 5 मिनट की दूरी पे ही रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब मैं सर्दियों में कलकत्ता गया तो मणिराम जी एक सर्कल चलाते थे संगीत श्यामला, तो उसमें उन्होंने मेरा और लताफत खान साहब का प्रोग्राम रखा और मेरे साथ तबले पर शंकर घोष। इस तरह से शंकर से मेरे पहले कार्यक्रम कलकत्ता में शंकर से मुलाकात हुई। तब वो मूछें रखता था और बड़ा मस्त किस्म का आदमी था। ये विक्रम घोष का पिता। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ मैंने बजाया तो संगीत श्यामला में कानन साहब और कुमार मुखर्जी और ये सब लोग भी आए थे। तो सब सुन के बहुत ही खुश हुए और नेक्स्ट डे पेपर्स में बड़ा रिव्यू आया कि देयर इज एक्सप्लोजन इन इंडियन म्यूजिक, ब्रिलियंट न्यू स्टार इज बॉर्न। फिर कानन साहब बोले कि भाई मेरे घर पर आके बजाओ। तो तीसरे दिन वहाँ पहुँचे तो वहाँ शांता प्रसाद जी साथ में तबले पर। अब मुझे तबले से कभी डर लगता ही नहीं था। हाँ। एक चीज़ है कि बाद में भी श्रोतागण ये मेरी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो मुझे कभी भी ये जो है कि उसकी मैथमेटिक्स करूं, मेरा संगीत जो है वो हमेशा लयबद्ध रहे, मुझे सिर्फ उसी में इंटरेस्ट होता है। और मेरे लिए एक मात्रा, बस वो मंत्र मेरा जीवन का कभी चेंज नहीं हुआ। ये ताल मतलब एक मात्रा, आपकी बीट सही होनी चाहिए। आज आप बोल रहे हो कि 16 मात्रा और उसके अंदर आपका धड़कन है वो 17 मात्रा की और 15 मात्रा की हो रही है, तब सिर्फ ये आपने जो है इतने बोल भर दिए उससे मतलब नहीं। एक बीट आपने बांधी वो बिल्कुल करेक्ट चलती रहनी चाहिए, बराबर, उसे लय कहते हैं। जैसे दिल तेज धड़कने लगता है तो डॉक्टर बोलता है कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया, कम हो गया तो आपका लो ब्लड प्रेशर हो गया। तो लय का जो तरीका है, नाड़ी का जो है वो तरीका है, बिल्कुल अगर सही जो होगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। यानी आप जो सुनने वाला है उसको भी उतना ही उसमें जो है वो आनंद आएगा। इस संदर्भ में थिरकवा खान साहब ने एक बात बोली थी। एक बार उनके साथ पटना में
बजाया था मैंने। तो उनकी परिभाषा ये थी कि एक अपनी जो बीट होती है, हार्ट बीट, वो ही मात्रा का प्रमाण होना चाहिए, लय का, उससे धीमा नहीं होना चाहिए कि इतना धीमा हो जावे कि आपको अपनी हार्ट बीट ही महसूस नहीं होवे। तो क्या है कि फिर आपका उसमें से लय में से इंटरेस्ट निकल जाता है, वो आपके बॉडी में, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो वहाँ जब बजाया तो मेरे को कुमार मुखर्जी बोले कि भाई कल बैठक हमारे यहाँ पर, और मैं सब कलाकारों को ही बुलाऊंगा कि वो सब सुने तुम्हारा बाजा। तो उस दिन साहब हम तैयार होकर जब निकल रहा था कि अचानक उस्ताद अपनी स्टूडियो बेकर में पहुंच गए। बोले क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं उस्ताद बाबा। तो बाबा बोले चलो आज कुछ दिमाग में नया आया है और घर चलें। तो मैं गाड़ी में बैठ गया कि अपना साथ भी साथ में ले लो। अच्छा। साथ में ले लिया और घर पहुँचे तो वो भी अपना सरोद खोल के और फिर कहा कि थोड़ा सुर लगाओ। साथ में सुर लगाने लगा मैं, और उस वक्त उन्होंने ये मेधावी राग की रचना की। उसके अंदर मलुआ का भी कॉम्बिनेशन दे ने दा ना दे ना दा 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 ना। तो उसमें जो है डा 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 डा। तो जैसे कि नॉर्मल जो नोट्स होते हैं उनका अरेंजमेंट उन्होंने इस तरह से कर दिया, और ये रविंद्रनाथ को उन्होंने डेडिकेट किया। खैर मुद्दे की बात यह है कि हम प्रोग्राम में नहीं पहुंचे जी। हाँ, जो पहले अच्छा, अरेंज अब था। क्या है, दूसरे दिन हमने कुमार भाई साहब को फ़ोन करके बोला कि भाई मेरा एक टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया था, और उस एक्सीडेंट की वजह से मैं नहीं पहुंच पाया। और अब दोपहर को ही कुमार भाई साहब को अली अकबर खां साहब मिल गए। हाँ जी। तो बोले अरे भाई कल हमने तो तुम्हारे वो शिष्य का प्रोग्राम रखा था, और वो तो उसके तो बेचारे के टैक्सी एक्सीडेंट हो गया तो पहुंचा ही नहीं। कि किसका? तो उन्होंने कहा वो बृजभूषण जी का। तो बोले वो तो मेरे पास बैठा था। तो पोल खुल गई पूरी। तो फिर कुमार भाई साहब बोले क्या बात हुई थी? कि मैं तो ऐसे ही उधर निकल रहा था, कुछ दिमाग में आया तो उसको मैंने बोला तो घर पे, और फिर मैं जब बजा रहा था तो हम तो साथ बैठे बजा रहे थे। तो रात को कुमार भाई साहब का फ़ोन आया कि ब्रिज तू बहुत ऊंचा जाएगा। मैंने कहा भाई साहब क्या बात हो गई? मेरी वैसे तबीयत ठीक है, मैं आज आ रहा हूँ आपके यहाँ पर। बोले कि नहीं वो तो तू आ जा, लेकिन मेरे मन में तेरे लिए बड़ी श्रद्धा हो गई कि आज तू अपने लिए नहीं सोचता है, तेरे अपने गुरु के लिए तेरे मन में इतनी श्रद्धा है कि तूने ये स्वार्थीपन नहीं किया कि भाई मेरा प्रोग्राम है तो मैं अपनी गुरु की बात की अवज्ञा कर दूं। ये चीज़ तूने नहीं की। क्या बड़ी बात है। ओहो हो। उसके बाद कलकत्ता की उस ट्रिप के अंदर अचानक झनकार म्यूजिक सर्कल ज्ञान बाबू चलाते थे, तो उन्होंने उसमें भी मेरा प्रोग्राम रखा, और उन्होंने शुरू के अंदर उठ के बोला कि मैं छोटा सा था तब से मेरा बड़ा एक सपना था, क्योंकि इस वाद्य की आवाज़ मुझे बहुत पसंद थी। अब ज्ञान बाबू ने तो हर क्षेत्र के अंदर तबला, सितार, उनके तो शिष्य सारे, और इतने गुणी व्यक्ति की बस क्या इंसाइक्लोपीडिया ऑफ म्यूजिक। ये वाद्य पर भी मैंने कोशिश की थी, दिमाग में था भी कि इसमें ऐसा होना चाहिए, लेकिन मेरे से हुआ नहीं। तो आज मैं एक व्यक्ति ने जिसने करके दिखाया है, मैं चाहता हूँ आप उसको सुने। जी, क्या बात है। ओहो।